हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ डी.आर. शर्मा का वर्क दैट पगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं राइटर के बारे में। उसके बारे में जानने के बाद हम जानेंगे हमारे वर्क के बारे में और फिर कैरेक्टर्स के बारे में, फिर समझेंगे कहानी को। तो कंसंट्रेशन के साथ बने रहना मेरे साथ। देखिए, डी.आर. शर्मा राइटर है। हमारे इस वर्क के जन्म हुआ उनका 1937 में। कहाँ पर? पंचकुला, हरियाणा, इंडिया में। वो एक राइटर, रिटायर्ड प्रोफेसर रहे इंग्लिश के, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। ठीक है। एकेडमिक करियर की अगर बात करें तो 1970 के अंदर उनको एक अवार्ड मिला। यूएसए के अंदर 3 साल तक उन्होंने एक विजिटिंग लेक्चरर के रूप में काम किया और साथ ही साथ वो 40 रिसर्च पेपर, 400 आर्टिकल्स लिख पाए, जिन्हें बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर के अंदर छापा गया। एडिटोरियल वर्क की अगर बात करें तो आपके सामने मेंशन किया हुआ है। और अब हम देखेंगे इनकी बुक्स, यानी जिन बुक्स के ये ऑथर कहलाए, जिन बुक्स को इन्होंने लिखा। उसके अंदर पास्टोरल कनेक्शंस है 1982 की, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ही है ये भी। ट्रैप्स एंड डिस्कवरीज है 1984 में, ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ही है। एक नॉवेल है जो 1985 का है, मिरेकल्स हैपन। और मेमोरीज एंड मेडिटेशन जो है 1988 में आया, ये एसेज का कलेक्शन है। ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय लेते हैं किसका? हमारे वर्क का। हमारा जो वर्क है जिसका नाम है दैट पगली, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था पास्टोरल कनेक्शंस में। और पास्टोरल कनेक्शंस अभी हमने पढ़ा है कि एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जो कि डी.आर. शर्मा ने लिखा था। पंचकुला बेस्ड राइटर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है इंग्लिश के, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। राइटर्स वर्कशॉप बेस्ड इन कोलकाता, इज नोन फॉर प्रमोटिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड हैज पब्लिश्ड न्यूमरस वर्क्स बाय इंडियन ऑथर्स इंक्लूडिंग दैट पगली। इसके अंदर जो ये है ना हमारा कौन सा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, दैट इज पास्टोरल कनेक्शंस। क्लियर। अब हम जान लेते हैं कहानी के कैरेक्टर्स को। तो बहुत ही थोड़े से कैरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी सी, सिंपल सी, टची बोल सकते हैं आप, स्टोरी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कंसंट्रेशन के साथ में आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, कहानी को बताने वाला एक बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है। पगली यहाँ पे कैरेक्टर है जो कि काव के रूप में आपको देखने को मिलेगी। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सूबेदार शमशेर बहादुर। एक है बच्चे की माँ, बच्चे का भाई जो गांव का हेडमैन है। रघुबीर है जो कि ग्वाला कह सकते हो आप, जो कि मवेशियों को लेकर जाता है चराने के लिए और वापस घर छोड़ता है। बलबीर नाम का कैरेक्टर है यहाँ पर। केसर एक मैजिक मैन है। गुरुचरण है जो कि पुजारी है और मुंशी जी स्कूल के टीचर हैं। और धनिया एक दुकानदार है जिसने परचूने की दुकान की हुई है। और मतलब अब कहानी के साथ साथ जैसे जैसे कैरेक्टर्स आएंगे ना, वैसे वैसे आपको इनका रोल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल ज़्यादातर कैरेक्टर्स का है नहीं। मेन आपको जो बच्चा कहानी सुना रहा है, बता रहा है, जिसके थ्रू हमें ये कहानी वर्णन करता है, जैसे कहते हैं ना नरेटर, यानी वर्णन कर रहा है ना कहानी का, वो एक लड़का है। ठीक है। उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रखा। पगली यानी गाय है जिसके बारे में ज़्यादातर बात होगी। सूबेदार शमशेर बहादुर के बारे में ज़्यादा बात होगी। और एक ये जो बच्चे का जो भाई है ना हेडमैन, उसके बारे में ज़्यादा बात होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करें। कहानी हमने किस तरह से उठाई है, देखिए आपके सामने टेक्स्ट की लाइन्स होंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि इन लाइन्स के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अगर पढ़कर बताया जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेन जो अपना एम होता है वो क्या है, चीज़ को समझना, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना, जो वर्क है उसको समझना। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए, ये जो लाइन्स है स्टोरी के आपके सामने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि कहानी कैसे शुरू होती है और यहाँ पर क्या बताया गया है। ये जो लाइन्स है ना, इस लाइन्स के अंदर सिर्फ ये बताया है उस बच्चे ने कि हमारे गाँव का माहौल कैसा था, हमारे माहौल के अंदर, मतलब हमारे गांव के अंदर क्या काम होता था, किस तरह से होता था। तो यहाँ वही चीज़ डिस्कस की गई है जो एक इंडियन बैकग्राउंड के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नरेटर है, जो बच्चे के रूप में है नरेटर, जो हमें कहानी बता रहा है, जो कहानी को वर्णन कर रहा है, वो कह रहा है कि जब भी हमारे गाँव में
जब भी हमारे गांव के अंदर कोई भी मरता, अपर मिडल लोअर मोहल्ला, यानी हमारे गांव के 3 पार्ट किए हुए थे, जैसे कि सोसाइटी के अंदर कर ही देते हैं, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, या अपर मिडल लोअर से आप ये समझ लो कि स्टार्टा के लोग, कास्ट नहीं, स्टैंडर्ड और स्टार्टा के लोग, यानी कि रईस लोग, मध्यम वर्गीय लोग और निम्न वर्गीय लोग, यानी कुछ इस तरीके से 3 पार्ट में बटे हुए थे। और अगर किसी की डेथ हो जाती थी, समवन डाइड, यानी इनमें से कोई भी अगर एक्सपायर हो जाता था, किसी भी वर्ग का इंसान, चाहे रईस हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था कि सभी पुरुष भी और महिलाएं भी, यानी आदमी भी और औरतें भी, उस मरे हुए आदमी के घर की तरफ जाते थे। आदमी लोग तो अकेले अकेले चले जाते थे, लेकिन जो औरतें होती थी ना, वो कैसे जाती थी, वो अपने नेबर्स के साथ में जाती थी, यानी पड़ोसनी जो होती थी, पड़ोस में जो औरतें रहती थी उनको सबको बुलाती, इकट्ठा करती, एक छोटा सा ग्रुप बनाती और फिर जाती थी। ठीक है, उसके बाद में जाकर क्या करते थे, अब वो आदमी भी और औरतें भी अपना दुख व्यक्त करते थे वहां पे कि कोई एक्सपायर हो गया, उसके ऊपर अपना दुख व्यक्त करते थे रो रो कर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में क्या होता था कि इन सारे जो सीन है उनके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग, यानी एक तो वहाँ पर एक केसर नाम का आदमी जो कि एक मैजिक मैन है, वो वहीं मिलता था, अगर कोई भी एक्सपायर हो जाता तो उनके घर मिलता। गुरुचरण नाम का एक पुजारी वहीं पर मिलता था। मुंशी जी जो कि गांव के एक स्कूल को चलाते थे, स्कूल को बंद करके वहाँ पहुँचते थे, दुख में शामिल होते थे। और जहाँ गाँव के 2 और किराने वाले भी थे, वो भी हर एक डेथ के ऊपर अपनी दुकानों पर ताला लगा देते थे। लेकिन धनिया नाम का एक किराने वाला, एक दुकान वाला अपने दुकान के शटर तभी बंद करता था जब कोई बहुत ही बड़ा रसूखदार व्यक्ति मरता था। ठीक है, यानी इस तरीके का मेरे गांव का माहौल था। आगे बढ़ते हैं। द डे सूबेदार शमशेर बहादुर डाइड। अब उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन लोग इकट्ठे हुए थे। उस दिन क्या हुआ था कि सूबेदार शमशेर बहादुर की डेथ हुई थी। अब ये जो स्टोरी है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है कि जो सूबेदार है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, डेथ से कहानी को शुरू कर रहा है, लेकिन यहीं से याद करेगा कि ये जो सूबेदार शमशेर बहादुर है कैसा था, कहानी में इसका क्या रोल था, या क्यों इसे याद आ रही है ये चीजें। शुरू यहीं से कर रहा है और जब कहानी खत्म होगी ना तो यहीं से खत्म होगी। ठीक है, तो कहानी शुरू हुई है कि सूबेदार शमशेर बहादुर की डेथ हो गई। धनिया पहला किराने वाला ऐसा था जिसने अपनी दुकान बंद की थी और वो शोक मनाने वालों के बीच में इकट्ठा हुआ था, क्योंकि धनिया तो ऐसा था ना कि रसूखदार लोग मरते थे तभी अपनी दुकान का शटर बंद किया करता था। खेतों में काम करने वालों को खबर सुनी तो वो लोग भी आ गए जल्दी जल्दी। ठीक है, मुंशी जी ने वापस से क्लासेस जो है वो बंद कर दी, यानी अपना स्कूल जो है वो स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, और वो भी आ गए। गुरुचरण नाम का जो व्यक्ति है वो चटाई लेकर आ गया, बहुत बड़ी सी मैट लेकर, वो भी सूबेदार के घर पहुंच गया। ये लोग तो वही हैं जो यूजुअली अगर कोई भी मर जाता था तो पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ पे धनिया ऐसा है जो सूबेदार शमशेर बहादुर के मरने पर इकट्ठा मतलब आया है शोक मनाने के लिए। ये यूजुअली तभी आता है जब कोई हायर स्टार्टा का इंसान, अपवर्ग का आदमी मरता था। तो यहाँ पता चल रहा है हमें तो कि सूबेदार शमशेर बहादुर जो है वो थोड़ा रईस टाइप का आदमी था। ठीक है, तो ये सब के सब इकट्ठे हो गए। इतने में ही रास्ते में ना कोई तो क्या बोल रहा है, कोई तो क्या कह रहा है कि लॉयन इज डेड, यानी शेर भी मर गया। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे गांव की जो शान है वही चली गई, यानी सूबेदार शमशेर बहादुर को गांव की शान कह रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा का पूरा गांव ही जो है वो अनाथ हो गया। हैमिल्टन गांव से भी छोटी जगह होती है, ढाणी जिसको बोलते हैं, कि हमारा तो पूरा छोटा सा जो गांव है वही अनाथ हो गया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं। और मैं क्या कर रहा था, टोट बैग क्रैम्ड, यानी अपने थैले को घसीटता हुआ, जिसके अंदर कुछ बुक्स हैं, कुछ लिखने की किताबें हैं, पट्टी हैं, स्लेट है, वो लेकर अपने थैले को घसीटता हुआ घर पहुंचा हूँ। घर पर जाने के बाद में अपनी माँ को बताता हूँ जो भी मैंने लोगों से सुना। यानी ये जो कहानी बताने वाला है वो एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल गोइंग है। यहाँ हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, इट्स बोथ, ये दोनों चीज़ है। क्या जो मैं सुन के आया वो अच्छा भी है, वो दुखी करने वाला भी है। क्यों दुखी करने वाला क्यों है? दुखी करने वाला है
शमशेर बहादुर के बेटों के लिए, क्योंकि उनका बाप मर गया। और अच्छा किसके लिए है? पगली के लिए। पगली कौन है? इनकी गाय है। किनकी गाय है? जो ये वर्णन करता है, ये जो नरेटर है, उनकी गाय है। विल पगली बी ऑल राइट नाउ? अब वो पूछता है कि शमशेर बहादुर मर गया, क्या पगली अब ठीक हो जाएगी? तो माँ क्या कहती है? नो, हर स्पिरिट इज क्रस्ट। और पता नहीं, हो सकता है शायद अपने आप से ही सवाल कर रहा हूँ कि क्या अब सूबेदार मर गया, हो सकता है अब हमारी पगली जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन अपने आप से शायद जवाब दे रहा है कि नहीं, उसकी आत्मा टूट चुकी है, या शायद हो सकता है अपनी मदर से बात कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पगली की बात करेंगे अब। मतलब देखो, कहानी पीछे से शुरू है। कई मूवीज आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि रिसेंट में आपको वो दिखाया जाता है जो कहानी में आगे घटने वाला है, उसके बाद में बैकग्राउंड में मतलब मूवी चलती है। वही सेम यहाँ पे हो रहा है कि सूबेदार मर गया और अब आपको पता लगेगा कि वो मतलब बाद में मरा है, पहले ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो पगली की बात हुई है, पगली का जिक्र चला है, तो अब बता रहा है कि पगली हमारी एक नोटी काव थी। जब भी मतलब शाम को whenever she returned in the evening along with other village cattle, और गांव की जो मवेशी हैं, गांव के जो जीव जानवर, उनके साथ में वापस लौटती थी, तो हमेशा ग्वाला रघबीर जो है ना, वो हमेशा ये कहा करता था कि भाई मैंने संभाल लिया, मेरा काम खत्म हो गया, ये बहुत ही मुश्किल है इसको संभालना, तुम्हारी इस गाय को संभालना। यस, इफ शी मिसबिहेव्स, मेरे साथ होती है ना, तब अगर वो किसी तरह का मिसबिहेव करे तो मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अब मैं घर लेके आ गया हूँ, अब मुझे नहीं पता, अब तुम जानो और ये जाने। ठीक है, यानी रघबीर भी ये मानता था कि पगली जो है वो बहुत ही शरारती टाइप की काव थी। आई ग्रू अप हियरिंग, यानी मैं ऐसा ही सुन सुनकर बड़ा हुआ था। क्या? कि अपनी जो गाय है पगली, उसकी इनक्रेडिबल स्टोरीज को सुन सुनकर बड़ा हुआ था, उसकी कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मेरे भाई, अब बताएगा, इवन माई हेडमैन ब्रदर, यहाँ तक कि मेरा भाई जो कि मुखिया था गांव का, वो भी इस सुंदर से जानवर को अपने काबू में नहीं कर पाया था। यानी उनकी गाय कैसी थी? ब्यूटीफुल थी, है ना? कैसी थी? एक ब्यूटीफुल काव थी पगली, ब्यूटीफुल काव। ठीक है, कि इसको वो वश में नहीं कर पाया था। हमारी जो गाय थी वो गहरे लाल सनसेटिंग के बाद वो क्या करती थी? वो सभी की अवहेलना कर देती थी, यानी किसी की बात नहीं मानती थी। और 3 लोग तो बिल्कुल भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे यहाँ मतलब 3 मजदूर थे जो अगर उसे पीछे छोड़ दिए जाते थे तो भी वो उनको मतलब नहीं पकड़ते पाते थे। और उन 3 मजदूर के अंदर मतलब वो अपने घर के ही लोग बता रहा है, खुद अपनी माँ और अपने भाई की बात कर रहा है कि हम उसे कंट्रोल में नहीं कर पाते थे। वो खूब मस्ती करती थी, पूरा टाइम खेतों के अंदर घूमती रहती थी, जब उसका मन करता था तब वो वापस आती थी। और क्या करती थी पता है आपको? विंटर के अंदर तो वो क्या करती थी, मतलब हरे भरे खेतों के अंदर घूमती रहती थी। विंटर के अंदर तो गेहूं की फसल को और गर्मी में मक्का की फसल को बहुत आराम से चढ़ती थी। यानी मक्का गर्मी में और विंटर के अंदर क्या? क्रॉप, व्हीट क्रॉप। ठीक है, उसे चरती खूब मजे से और फिर वापस से कहाँ लौट आती थी? वापस से अपनी मतलब अंधेरा होने से पहले ही अपने कहाँ पे आप आ जाती थी? वहीं आ जाती थी जहाँ वो बंधी हुई होती थी। फिर क्या करती आके? सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, उसे देखती थी, फीड कराती अपने बच्चे को, अपने बछड़े को, उसे दूध पिलाती, उसे देखती, क्योंकि वो उस समय क्या कर रहा था? आवाज कर रहा होता था, उस अपनी माँ को तो पहचानता था ना। और मेरी माँ क्या करती थी? मेरी माँ दूध निकालती थी, तेज धार जो है वो मटके में डालती थी, यानी उसका दूध जो है निकालती थी, और वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, मटका भर जाया करता था। मेरी माँ हमेशा पगली को कहती, यानी मेरी माँ हमेशा पगली से कहती थी कि बस कर, मत करा कर बदमाशी, अब तो तू माँ बन गई है। मेरी माँ हमेशा उसको समझाती थी कि डोंट बी ए नॉटी गर्ल नाउ दैट यू आर अ मदर, कि अब तू कोई बच्ची थोड़ी है, अब तो तू समझदार हो जा, अब तो तू माँ बन गई, अब तो कम से कम थोड़ी सी शरारत कम कर दे, शरारती मत बन। पगली थोड़ा खांसती, गर्दन को मोड़ती, आंखों को फैलाती, अपनी पूंछ को हिलाती और अपने बछड़े से प्यार करती थी। यानी पगली की जो तरीके थे ना वो इस तरीके के थे कि वो बदमाश टाइप की हरकतें किया करती थी, शरारती जिसे कह सकते हो आप, शरारती काम करा करती थी। और ऐसा लगता कि जैसे आपकी बार तो वो कह रही कि मैं मनमानी छोड़ दूंगी, लेकिन फिर वो वही हरकतें कर देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन्स है इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इस लाइन्स के अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी माँ उसे खूब समझाने की कोशिश करती थी और ऐसा लगता था जैसे वो भी वादा कर रही है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही वो क्या करती, जैसे ही शी सा द ब्रिज, वो पुल को देखती और कोई ग्वाला उसे रस्सी से पकड़ने के लिए जैसे ही लगता ना कि पास आने वाला है, तो वो क्या करती, सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर एकदम से अपने आप को छुड़वा कर और वो भाग जाती बराबर, अपनी पूंछ को गोल गोल घुमाती और भाग जाती। नेक्स्ट, डिस्पाइट हर, अब देखो आगे उसका मनमोजी स्वभाव बताया गया कि
उसका मनमुजी स्वभाव था, मनमुजी उसका नेचर था, जंगली उसकी हरकतें थी, वाइल्डनेस यानी जंगली उसकी हरकतें थी। उसके बावजूद भी मैं प्यार करता था उससे, उस क्रेजी काव से। मैं उसे क्रेजी काव बुलाता था, यानी पागल गाय बुलाता था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके हॉर्न्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे और शार्प थे, जिनको मैं पॉलिश करने की कोशिश, साफ करता था, पॉलिश करता था। उसकी स्किन जो है ना वो ब्राउन कलर की थी। उसका हेड जो है थोड़ा सा ऊंचा था। उसकी पूंछ जो है लंबी और झबरीली यानी हैवी थी, बुशी थी। ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छी लगा करती थी। जानवरों की खूबसूरती में वो मतलब सारे गायों से बेहतर थी। पूरे अगर गांव की गायों की अगर बात की जाए तो हमारी पगली जो थी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। सारे मवेशी इकट्ठे खड़े या बैठे होते तो वो सबसे अलग दिखती थी। और रघुवीर जो है वो क्या करता था, रघुवीर उसको लेकर जाया करता था, उसे संभाला करता और वापस शाम को घर लौटा दिया करता था। अब इसके अलावा उनके यहाँ पर पैट भी था, यानी वो बता रहा है कि मेरे पालतू जानवर भी उसको पसंद किया करते थे। माई पैट्स ग्रोल्ड इन ए फ्रेंडली वे व्हेन आई रब्ड हर रम, कि मेरे पालतू जानवर भी उसे बहुत पसंद करते थे कि मैं उन्हें चिल्लाकर पगली को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए अगर बोलता भी था ना तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते थे। वो सिर्फ मुस्कुराते थे, उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं बोलते थे, सिर्फ क्या करते, जस्ट स्माइल एंड वैग देयर टेल बट नेवर स्टेयर्ड, कि मैं मुस्कुरा देते और अपनी पूंछ हिलाते थे लेकिन कभी हिलते नहीं थे। तो इसके पास में पैट भी थे, यानी डॉग थे। वंस और ट्वाइस, एक दो बार ये पक्का करने के बाद कि मैं गांव का सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का हूँ, यानी खूब तेज दौड़ा करता था, मैंने पगली को पुल के इस तरफ आते ही रस्सी को रोकने की कोशिश की, यानी उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन शायद उसे मेरा तरीका पसंद नहीं आया, यानी वो मेरी भी पकड़ में नहीं आई। उसने बहुत ही क्लेवरली, यानी इतनी ज़्यादा चतुर थी वो कि रस्सी के फंदे से बचकर वापस से जंगली इलाके में सरपट दौड़ गई और मेरे को चकमा दे दिया। एक बार मैं बिना किसी मतलब मेरे पास पे कुछ भी नहीं था, बिना किसी मैं सिर्फ ट्रिक कर रहा था कि मैं उसको पकड़ सकूं, लेकिन वो मेरी पकड़ में नहीं आई। वो इस तरह से भाग गई, किस तरह से भाग गई, जैसे कोई कंगारू नहीं होता है उछल उछल के, कंगारू की तरह उछल उछल कर गायब हो गई। इसके बाद मैंने उसके समय में दखल देना ही बंद कर दिया। भाई मैं उसके टाइम के अंदर दखल देना मैंने खत्म कर दिया। वो कंगारू की तरह उछलती थी। देयर आफ्टर आई स्टॉप्ड, मैंने उसके शेड्यूल के अंदर अब दखलंदाजी बंद कर दी कि वो अपनी मर्जी से जाएगी, मर्जी से आएगी। तो मैं नहीं, कब मिल पाता था उससे, सुबह के टाइम मिल पाता था। सुबह जब उसकी चढ़ने का टाइम होता था, यानी सुबह जब उसको खाना दिया जाता था, उस समय मैं उससे मिलता था। कभी कभी मुझे लगता था कि पगली मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना वो उछल उछल कर अपने बच्चे से प्यार किया करती थी। ट्वाइस और थ्राइस आई आस्क्ड, मैंने 2 से 3 बार मैंने कोशिश करी पूछने की। 2-3 बार अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं पगली का दूध निकाल सकता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैंने कोशिश करी, लेकिन थनों से दूध नहीं निकला। मैंने कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं निकला। तो मेरी माँ ने मुझे तकनीक बताई। मेरी माँ क्या कहती थी कि इस तरह मतलब उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं निकला। मेरी माँ ने पहली बार जब उसके थन दबाए, निचोड़े, तो बाल्टी इतनी तेज़ी से भर गई जितनी तेज़ी से मैं सोच भी नहीं सकता था। अक्सर अपनी माँ के पास झुककर मैं दूध की फुहार सीधे अपने मुंह में ही ले लिया करता था। मिल्की शावर राइट इन माई ओपन माउथ, खुले मुंह के अंदर ही सीधी धार ले लेता था। अब जब मैंने मुंशी जी के सभी पहेलियों के जवाब दिए तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए और बोले, निश्चित रूप से देवा, तुम अपनी गाय का दूध पीते हो। तो इसका मतलब कहने का क्या है, गाय का दूध जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मुंशी जी कौन, मास्टर जी है ना, जो कि वहाँ का गांव का जो स्कूल है वो चलाते हैं। और जब अगर किसी की डेथ हो जाती है गांव के अंदर तो वो अपना स्कूल बंद करके उसके शोक सभा में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ तक बताया गया किस चीज़ के बारे में, जो काव है वो इनके घर के अंदर किस तरह से रहती है और अपनी मनमर्जी कैसे करती है, वो कैसी दिखती है, उसकी दिनचर्या कैसी रहती है। अब आगे देखिए, पगली रात को जो कि घर से गायब हो जाती थी और घूमकर खेतों के अंदर चरकर आया करती थी, उससे वो अब मोटी होने लगी थी। हमारी खेतों की तुलना में वो सूबेदार के खेतों के अंदर घुस जाया करती थी, उनकी फसल को ज़्यादा खाया करती थी। और सूबेदार के बेटे सुरजीत और बलविंदर थे, सूबेदार के बच्चे थे, रात में पहरा नहीं दे सकते थे वो। जब उनके पिता पेंशन पर रिटायर होकर वापस आए ना, रिटायर होकर जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने खेतों का जिम्मा ले लिया। यानी अब सूबेदार रिटायर होकर अपनी ड्यूटी से आ गया और अब वो अपने खेतों को संभालेगा। उन्होंने हमारी चालाक गाय के द्वारा किए गए जो भी मतलब डिस्ट्रक्शन कह सकते हो आप, तबाही जो थी, उसके लिए चिंता जताई। यानी आकर उन्होंने देखा कि कैसे खेतों को तहस नहस कर देती है उनकी गाय। तो एक दिन वो अपनी बंदूक निकाल कर, क्योंकि उनके पास दुनाली थी,
डबल बैरल्ड जो गन होती है वो थी उनके पास में। वो अपनी दुनाली लेकर और मेरे भाई के पास में आए, मेरा भाई जो कि गांव का मुखिया था उनके पास में आए और आकर कहने लगे कौन आया है यहाँ पे? सूबेदार आया है। सूबेदार के बच्चे जो सुरजीत और बलविंदर है वो तो नहीं संभाल पाए थे खेतों को, लेकिन सूबेदार अब रिटायर आ गया। रिटायर आने के बाद में उसको तो बुरा लगा कि मेरे खेत का कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया इस गाय ने, और इस नुकसान को देखकर अपनी दुलाली निकाल कर लेकर आया और आया अपने मेरे मुखिया भाई के पास में। क्या बोला पता है? आपको अपनी गाय को देखना चाहिए नंबरदार, अपनी गाय को देखो, यू बेटर वॉच योर काउ, शी इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल सूबेदार साहब। तो मेरा भाई क्या कहता है, सूबेदार साहब वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो कह रहा है मैं कोशिश करूं? तो भाई कहता है कैसे? कहता है इसके साथ, मतलब जैसे उन्होंने कहा मैं कोशिश करूं, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी। ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कि क्या मैं कोशिश करूं? तो दिमाग में क्या सवाल आया, क्या कि हिंदू किसी गाय को मार सकता है? नोट आ गटलेस वन, कायर नहीं, लेकिन मैं कुछ करने का इरादा रखता हूँ, है ना, मैं कुछ करने का इरादा रखता हूँ कि मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हम भी उतने ही हताश है, लेकिन पगली जो है ना जिद्दी है। भाई कहता है कि मैं मतलब डेस्परेट तो हम भी है, लेकिन पगली थोड़ी सी जिद्दी है। ठीक है, अब से मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आप करेंगे, यानी मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपको मुझसे विरोध होगा। ठीक है, सूबेदार मतलब अपनी शिकायत कर देता है। सूबेदार की बात करेगा आप, सूबेदार शमशेर सिंह जो है ना, लाहौर से लौटे हैं, यानी वहाँ शायद ड्यूटी करते थे, वहाँ से आज अब रिटायर होकर आए हैं। तो रिटायर्ड होकर जब वो आए हैं तो 10 स्टील के बक्से अपने साथ लेके आए, 10 स्टील बॉक्सेस हैं उनके पास में, एक उनके पास में गन है, 2 अल्सेशियंस डॉग हैं उनके साथ जो वो लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर मेरे देसी कुत्ते, इसके पास भी तो पेट थे ना जो नरेटर है, जिन्हें देखकर मेरे देसी कुत्तों ने अपनी पूंछ सीधी की, उन्हें अपने पीछे मतलब पैर जो है थोड़े पीछे ले लिए क्योंकि वो थोड़े से मजबूत थे। आने के बाद सूबेदार साहब ने एक सफ़ेद घोड़ी भी ले ली, एक खरीद ली सफ़ेद घोड़ी, और उस सफ़ेद घोड़ी के साथ में वो खेतों का क्या करा करते थे, इंस्पेक्शन किया करते थे। ठीक है, वो क्या करते, वो पक्षियों पर गोली चलाते, मतलब कोशिश करते थे कि उनके खेतों की जो फसल है उसको कोई नुकसान ना कर सके। अब वो स्ट्रेटजी बनाने लगे कि पगली को कैसे पैरालाइज किया जाए, पगली को कैसे परेशान किया जाए ताकि पगली जो है उनके खेतों की फसल को खराब ना करें। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बलबीर दौड़ता हुआ आया और मुझे बताया कि सूबेदार ने बनता लोहार है एक, जो मतलब आयरन स्मिथ जिसको कहते हैं, उसको ऑर्डर दिया है कि वो एक भाला बना के दे, भाला बनाए जिसका डंडा लंबा हो, यानी हैंडल जो है जिसका बहुत लंबा हो और जिसकी ब्लेड जो है वो बहुत शार्प हो। बलबीर ने कहा कि इसके साथ सूबेदार ने हमारे लाडली और जो शिकारी जानवर के खिलाफ अपनी फसलों की रक्षा करने का संकल्प लिया है, यानी हमारी जो काव है पगली है ना, उसके लिए कुछ सोचा है। वो लोहार से जाकर क्या बनवा रहा है, भाला बनवा रहा है। शायद हो सकता है कि वो हमारी गाय को नुकसान पहुंचाने वाला है। कुछ ही दिनों में, इन अ फ्यू डेज, सूबेदार का जो रुतबा है हमारे गांव के आसपास बढ़ गया। जब भी वो अपनी घोड़ी पर सवार होकर आता था, मैं उसकी पीठ पर कसी हुई बंदूक, उसके अल्सेशियंस डॉग को सूंघते और आगे दौड़ते हुए देखता था। चूँकि वो लाहौर में रहा था, है ना, लाहौर में रहता था, तो लाहौर में रहता था, गोरे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम किया था, तो उसने कई बहानों से मेरे मुखिया भाई को नीचा दिखाने की भी कोशिश करी, मेरे भाई को भी नीचा दिखाने की कोशिश करी। उसने कुछ वर्ड सीख लिए थे इंग्लिश के, जैसे यस यस, नो नो, ऐसा बोल के वो अपना रोब जमाता था। और मेरा भाई पंजाबी स्पीकिंग था, यानी पंजाबी बोला करता था। पंजाबी बोलने वाले मेरे भाई को डरा दिया करता था। सनसेट के टाइम पे मतलब वो क्या करता था, मतलब जैसे ड्रिंक वगैरह करना, ये सब, मतलब अच्छी उसकी पोजीशन बन गई थी। वो गेस्ट बुलाता अपने घर पे और मेहमान नवाजी करता था। यू नो विद वट बलबीर आस्क्ड मी, मुझे पता है किसके साथ बलबीर ने मुझसे पूछा, अमली की नारंगी या चमेली के साथ, मतलब ये आपस में बात होती थी। ठीक है, नो मैन विद विच हाउच बट विद इंग्लिश स्टफ, इंग्लिश यस सोलन फ्रॉम पठानकोट, मतलब इस तरीके की वो बातें किया करता था। पास में मतलब हमारे आंगन में साइकिल चलाकर एक पुलिस वाला आया करता था, सूबेदार, वो भी अब उसकी बैठक में जाने लगा था। वहाँ पर उसने एक छप्पर डाल लिया, झोपड़ी बना ली ईंट की, जिसकी दीवार बनाई। बहुत सारे रिटायर्ड लोग वहाँ बैठते थे, उनको अपना मेहमान बना लेता। फिर ऐसी बात किया करता था कि नहीं यार, देसी नहीं, अंग्रेजी, पठानकोट या सोलन, मतलब कुछ इस तरीके की बातें किया करता था, यानी उनकी ड्रिंक पार्टी चलती थी। इन ए मंथ और 2, फिर 1-2 महीने के बाद जब सूबेदार ने अमली की धतूरा पर स्विच किया, यानी अमली का धतूरा जो है वो लेना स्टार्ट किया, भजन सिंह ने अपनी पुरानी दिनचर्या फिर से शुरू कर ली। भजन सिंह हमारे घर आया करता था, उसने वापस से वही अपनी साइकिल हरकुलिस
ब्रांड की साइकिल थी, उसके ऊपर हैंडल की बेल बजाते हुए हमारे घर वापस से आने लगा। अब वो अकेला नहीं आया, बल्कि सूबेदार की पेंशन की राशि भी साथ लाया था। उसकी पैदल सेना में उन्नति और रिटायरमेंट के बारे में बताने आया था। पगली को अपंग करने की, उसके बदले की योजनाओं और जो हेडमैन के खिलाफ मुखिया के लिए जो टिप्पणी थी वो सारी वो वहाँ बताने के लिए आया था, और साथ में मौज मस्ती की कहानियाँ भी साथ लाया था। ठीक है, आगे देखिए। पगली को सूबेदार की मतलब अब सूबेदार अपनी रणनीति बनाने लगा था। पगली को क्या करने का, बहुत जल्दी ही मतलब पगली जो है ना उसको अक्षम करना चाहते थे। अब ये मतलब अब वो किसी काम को करने के लायक ना रहे, मतलब ऐसा चाहते थे। अब उनके माइंड में क्या था कि हम पगली को ऐसा कर दे कि वो अब कुछ भी काम ना कर पाए। व्हेन केसर हर्ड, केसर ने जब सुना तो उसने उसे क्या कहा, उसने कहा कि वो बहुत ही बर्बर है, क्योंकि गुरचरण ने प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। मतलब ये लोग जो गांव के लोग थे ना, केसर हो गया, गुरचरण हो गया, जब इन लोगों ने इस बात को सुना ना कि वो पगली के साथ में ये करने वाला है, पगली को मतलब ऐसा कर देगा कि अब वो खाने पीने चढ़ने के लायक नहीं रहेगी, तो सब लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बेचारी गाय के साथ में। सब लोगों ने कहा कि बहुत ही बर्बर है ये चीज़ें तो बहुत ही बर्बर है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अगर वो ऐसी हरकत करता है तो मेरे माइंड में एक इमेज बन गई थी कि जैसे वो कि क्या है, एक डाकू है, खतरनाक डाकू हो। मुझे पता था कि पगली को फंसाने के मिशन पे है, बस वो पगली को अब वो फंसा लेगा। लेकिन बेचारी पगली, बट पुअर पगली, पुअर क्यों, क्योंकि जानवर है, माइंड तो है नहीं। ठीक है, वो इसकी चालों से, सूबेदार की जो चालें हैं ना उनसे बिल्कुल भी डरती नहीं थी। क्यों, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था क्या करने वाला है। वो अपनी शाम की सैर को उतनी ही सावधानी से निभाती जितना सूबेदार उसे लंगड़ा करने के संकल्प में अड़ा हुआ था। यानी सूबेदार उसको अब क्या करना चाहता था, लंगड़ा करना चाहता था। जब भी वो उसकी फसल को खुशी खुशी चबा रही होती थी, वह अपने शिकारी राक्षसों को यस यस कहता था, जो उछलकर भोंककर उसे स्थिर कर देते थे। जब वह पीठ पर सवार जल्लाद के साथ घोड़े को देखती थी, वह अपने कानों को सीधा करती और झाड़ियों की शरण में भाग जाती। पीछा करने वाले कुत्तों को जंगली ढंग से लात मारकर भगा देती थी। मतलब ऐसा उसके साथ में हुआ। पगली के साथ कुछ मुठभेड़ों के बाद में, मतलब कुछ उसके साथ मुठभेड़ हुए। कुछ मुठभेड़ों के बाद में कुत्ते केवल भौंकते और उसके चारों ओर चक्कर लगाते, लेकिन कभी भी उसे काटने की हिम्मत नहीं करते थे। सूबेदार बार बार उसको यस यस बोलता था, यानी सूबेदार अपने जो डॉग है उनको यस यस बोला करता था। कहने के बावजूद भी वे उसके समय पगली का जो है ना मांस फाड़ने से हिचकिचाते, यानी उस पर अटैक करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उसकी जो वो बहुत ही मतलब नुकीले सींगों वाली थी। सींग उसके बहुत ही पॉइंटेड थे, एकदम स्ट्रोंग थे, और उसकी जो टांगे थी ना वो भी बहुत ही मजबूत थी। तो सींग मजबूत थे, फुर्तीले पैर थे, बुद्धिमानी से उनको यूज करती थी। जब सूबेदार को ये चीज का एहसास हुआ कि खुलेआम बदला लेने वाला वो हो गया, अब सूबेदार को ये लगता था कि मैं उससे बदला ले सकता हूँ। जब तक वो अपने खेतों के आसपास रहता था उससे बदला लेना ही चाहता था। पगली अलग अलग तरह के पत्तियों का भोजन करती थी, यानी अलग अलग पत्तियां चबाती रहती थी, लेकिन सूबेदार के खेतों में चारा जो है ना उसको बहुत ही टेस्टी लगता था, वहां घुसने नहीं देता था। जैसे वो उसके खेत में घुसती, कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देता। जैसे ही पगली सावधानी से पत्तियों के बीच में से झांकती रहती, चुपके से छिपने की जगह निकालती। कमजोरी के बावजूद भी हमेशा की तरह समय पर घर लौट आती थी। हालांकि हाल ही में भी कुछ हताश और थकी हुई सी नजर आती थी, क्योंकि बेचारी को भगा दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से वहां पे खा ही नहीं पाती थी। हर सुबह एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जब मैं मुश्किल से दूध की फुहार का स्वाद ले पाता था, यानी कि उसके थन में से जो दूध निकलता था और माँ सीधा जो मेरे मुंह में धार छोड़ दिया करती थी, उसका स्वाद जब मैं ले पाता था, बस बछड़े की ओर मैं देखता, उसकी माँ की छाती को सहला रहा होता था, यानी उसके ऊपर हाथ फेर रहा होता। बलबीर अपनी दैनिक डायरी लेकर आता था, मतलब अपनी डेली रूटीन का वो बता रहा है। सूबेदार और पगली के टकराव की खबरें जो है ना वो बस आती रहती थी। यू नो व्हाट ही सेड लास्ट नाइट, तुम्हें पता है उसने कल रात क्या कहा? नहीं, उसने धनिया से कहा कि वो कार्रवाई करेगा। धनिया को भी बोल दिया उसने कार्रवाई करेगा। उसका क्या मतलब है, गोली मार देगा क्या? नो स्पाइकिंग, नहीं भाला मारेगा, यानी पगली को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। बलबीर आल्सो मेंशन्ड सूबेदार वाज डिसअपॉइंटेड। अब बलबीर ने यह भी बताया कि सूबेदार जो है ना अपने डॉग से भी निराश हो चुका था। अल्सेशियंस जो उसके डॉग थे उनसे निराश हो गया था, क्योंकि वो पगली पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। अब अपने जो उसने बना रखा था मोटो कि मुझे अब इसको किसी न किसी तरह से पगली को कंट्रोल में करना है, तो वो क्या करता था, आज सुबह उसने अपने बेटों से ततैया मंगवाया, अपने बच्चों से
मरे हुए ततैये जो होते हैं ना वो मंगवाए, मिर्च पाउडर उनके ऊपर लपेटा और कहा कि मतलब बलबीर ने इस चीज़ को जोड़ा। बलबीर कहता है कि आज उसने ऐसा किया कि अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा कि ततैया लेके आओ मरे हुए और उनके ऊपर कोट कर दो चिल्ली पाउडर। तो कहते हैं ऐसा क्यों कहा, माय गॉड व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए भगवान, किस चीज़ के लिए? कह रहे अपने कुत्तों को देने के लिए, ताकि उनके कुत्ते जो है ना उनको भूख तेज हो जाए, उसको मतलब एक कहते नहीं मुंह के खून लग जाए, मतलब जैसे उनको ऐसे एक हो जाए, क्रेविंग सी हो जाए कि मतलब अब बस किसी न किसी चीज़ को चीरना फाड़ना है। वो मिर्ची लगे हुए ततैये अगर उन कुत्तों को देंगे ना तो कुत्ते जो है ना एकदम से ऐसे बौखला जाएंगे कि वो किसी न किसी को काटने के लिए भागेंगे। तो ऐसा करने के लिए अपने बेटों को सूबेदार ने कहा। उस दिन दैट डे आई कट स्कूल, उस दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया और पगली से मिलने के लिए गया मैं। और पगली से मिलने के बाद में मैंने उसको समझाया, मैंने महसूस किया कि आज उसे सावधान रहना चाहिए, कि मैंने कहा आज रात सावधान रहना। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि तुम अपना ध्यान रखना। शाम को मैंने पुल पर फिर से उसको चेतावनी दी, लेकिन उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, यानी वो मेरी बात को नहीं समझी। दैट नाइट पगली, उस रात पगली को बार बार भाला मारा गया। उसी रात की बात है, पगली को रिपीटेडली स्पाइक्ड, बार बार भाला मारा गया। सूबेदार ने उसे अपने जो बहुत ही मतलब अनकंट्रोल्ड जो उसके कुत्ते थे उनको उसके ऊपर छोड़ दिया। उन कुत्तों ने उसे घेर लिया और फिर बहुत ही मतलब मिलिट्री तरीके से ना उसको घेर घार के और भालों से उस पर हमला किया, उसकी पसलियों को घायल कर दिया। उसके बाद पीठ पर चोटें मारी और बेचारी हताश होकर अब तो कहाँ पर झाड़ियों में भी नहीं घुस पाई, उसकी पसलियों के ऊपर भी घाव हो गए। हमले के बाद जब वो जल्दी ही घर लौटी, यानी उसके ऊपर इतना हमला हुआ, ब्लीड कर रही थी वो बेचारी, मतलब उसका जो बछड़ा है वो ब्लीड कर रहा था, उसको देखकर आवाज़ें लगा रहा था। तो उसकी कंडीशन जो है देखी नहीं जा रही थी क्योंकि खून बह रहा था और वो पछता रही थी, उसे नहीं जाना था। हमने क्या किया, हमने उसके घाव को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करी, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल लगाया ताकि घाव जो है उसके ऊपर ज़्यादा असर ना हो, और उसे चिंता ना करने के लिए कहा। यानी गाय है, जानवर है, लेकिन उससे हम बात कर रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी घाव जो है ठीक हो जाएंगे। अगली ही सुबह उसने रघुवीर के झुंड में भी जाने से मना कर दिया, या हमने रघुवीर के झुंड में उसको नहीं भेजा, ताकि जो उड़ने वाली जो मक्खियाँ हैं वो उसके घाव के ऊपर ना बैठे नहीं। और हमने घर पर ही उसका इलाज करा, घर पर ही उसको गेहूं का आटा, चना, गीला भूसा, ये सब हमने उसको खाने को दिया। जैसे ही उसने शांति से चारा छाटना शुरू किया, मैंने पंखा लेकर और उसके जो घाव हैं उसके ऊपर जो कीड़े बैठ रहे थे उनको भगाना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग, शाम को मैंने सूबेदार को हमले के हथियारों में सजकर मतलब दोबारा से खेत की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसे एक साधु के क्रोध के साथ कोसा, मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बहुत साधु टाइप का आदमी हूँ, जैसे साधु संत नहीं श्राप देते हैं, वैसे ही मैंने उसको कोसा, श्राप दिया कि ओ तुम राक्षस हो, तुम्हें हनुमान भगवान अपनी गदा से तोड़ देंगे, यानी लॉर्ड हनुमान तुम पर अपनी गदा का प्रहार करेंगे, क्योंकि तुमने मेरी गाय जो है उसको क्या कर दिया, घायल कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद ही, विद इन अ फ्यू वीक्स, पगली के जो वुंड है निशान बन गए, यानी भरने लगे, लेकिन उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया। अब उसका व्यवहार जो है ना वो वैसा मस्ती वाला व्यवहार नहीं रहा जैसा पहले था ना, एकदम अपनी मर्जी में मस्त रहती थी। अब वो 500 गायों भैंसों के झुंड में भी ना एक ऐसी मवेशी बन गई थी जो धीरे धीरे ग्वाले की नज़र के साथ चला करती थी। यानी अब रघुवीर भी कहता था कि पगली का व्यवहार ऐसा हो गया कि जैसे बहुत ही समझदार हो गई, मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये अपने आप ही चलती है, मेरे हर एक निर्देश को, मेरे हर एक डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मानती है। कि सूबेदार के खेतों के अंदर जो भी इसके साथ हुआ अब वो पहले जैसी नहीं रही, यानी अब इसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका था। इन लेस देन ए ईयर, 1 साल से भी कम समय में सूबेदार शमशेर बहादुर का गुलाबी चेहरा अब पीला पड़ने लगा था। अब देखो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी ना वहीं पर आ गई कि अब सूबेदार जो है वो बीमार रहने लग गया था। वैद्य आता, उसको सलाह देता, मतलब उसका इलाज करता। पहले जो सूबेदार है उसके जो लीवर है उस पर फर्क आने लगा, फिर लंग्स पे फर्क, यानी उसको लीवर और लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। लीवर में भी दिक्कत होगी, लंग में भी दिक्कत होगी। केसर का अपना ही एक कह सकते हैं कि मतलब उसकी अपनी एक अलग ही कहानी थी। केसर क्या कह रहा था, केसर कहता है कि सूबेदार को नींद में भूत दिखते हैं, है ना, तो नींद में भूत दिखते तो वो डर जाता है आधी रात ही। लेकिन जो भी बीमारी थी, वटएवर जो भी बीमारी थी, मतलब वो लंबे समय तक उस बीमारी से पीड़ित रहा, यानी सफ़र किया उसने लंबे टाइम तक। और मैं तो यही कहूँगा कि उसने मेरी गाय को नुकसान पहुँचाया, मेरी गाय को घायल किया, तो इसलिए भगवान ने उसको उस चीज़ का मतलब जो उसने पाप किया था
उस पाप करने के ऊपर उसको रिजल्ट दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब वो अपनी जो नरेटर है ना, जो गाय के लिए उसका प्यार था, इसलिए वो ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब पठानकोट का जो कमीशन एजेंट, उसका जो दोस्त था, वो भी नाकाम रहा, उसकी इस फिजिकल कंडीशन को ठीक नहीं कर पाया। बहुत ही लंबी बीमारी के बाद में हमारे गांव का लॉइन जो है वो मर गया था। यानी गांव का उसको शेर कहने लगे थे, बहुत अच्छा उसका रुतबा हो गया था। मेरा भाई, माई हेडमैन ब्रदर, मेरा भाई सूबेदार के घर के लिए निकल गया। मुखिया था मेरा भाई, सूबेदार घर के लिए निकला। मेरी माँ ने बलबीर की माँ को बुलाया। देखो वहीं आ गई ना बात कि औरतें जो है मिलजुल कर जाया करती थी, आदमी जो है अकेले चले जाते थे। यानी सूबेदार मर गया और अब उसके घर जा रहे हैं सब लोग। भीड़ इकट्ठी होने लगी। मैं पगली की प्रतीक्षा में पीछे रुक गई, उम्मीद करते हुए कि खबर और उसके डर और हताशा को दूर कर देगी। यानी शायद मैं उसको ये चीज़ें बताऊंगा ना कि सूबेदार मर गया, शायद अब वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी, है ना। लेकिन अब उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल बदल चुका था। जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रही थी, वो अपने बछड़े को चाट रही थी, यानी अपने बछड़े के साथ में खेल रही थी या अपने बछड़े को चाट रही थी। तो इस तरह से कहानी जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी हम सिंबोलिज्म के बारे में जानेंगे। सिंबोलिज्म यानी ये जो हमारी पूरी कहानी है ना, ये बहुत सारे सिंबोलिज्म लिए हुए हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो देखो, इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपन ने देखने हैं कौन कौन से सिंबल्स हैं। पगली जो गाय के लिए अपन ने यूज़ किया, या जो गाय है वो यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल है? गाय सिंबल है फ्रीडम और वाइल्ड स्पिरिट का। खुला रहना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, जंगली तरीके से, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। सूबेदार यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है? अथॉरिटी का और ईगो का। कंट्रोल में रखना चाहता है वो हर चीज़ को, अपने अनुसार चलाना चाहता है। वर्णन करता नरेटर एक इनोसेंट लव एंड एम्पैथी को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे की माँ, मदर जो है वो केयर और क्वाइट विजडम को, क्योंकि गाय की केयर कर रही है और उसे सलाह दे रही है कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम माँ बन गई हो, अब बचपना छोड़ दो। गांव जो है हमारा वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसा समाज होता है, समाज में क्या क्या होता है, वो चीज़ें बताई जाती है। गाय के जो घाव हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि आज़ादी छिन गई और लोग जो हैं उनकी मतलब कितने कठोर हृदय के भी लोग होते हैं। ब्रिज यहाँ पे सिंबल है चॉइस का, कि सेफ्टी चाहिए या फ्रीडम चाहिए। और पुल को देखकर गाय के मन में क्या ख्याल आता था? बस मैं भाग जाऊं और अपनी मर्जी से खा पी के चर के वापस आ जाऊं। तो सेफ्टी और फ्रीडम का सिंबल है ब्रिज। अब बात करेंगे हम थीम्स की। तो थीम्स में सबसे पहले आपके सामने आता है फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। ये स्टोरी जो है ना, ये एक्चुअली एक्सप्लोर करती है कन्फ्लिक्ट, कहानी आज़ादी की जो चाहत है उसके बीच में और कंट्रोल करने की जो कोशिश है उसके बीच में। पगली गाय है जो रात में जंगल की तरफ दौड़ना, सूबेदार के खेतों में फसल खाना और पकड़ने वालों से बचना उसे पसंद है। ये दिखाता है मतलब एक फ्री सोल को, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। सूबेदार शमशेर जो कि एक रोबीला रिटायर्ड फौजी है, जो नापसंद करता है पगली को, अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए जो खड़ा रहता है, अपने कुत्तों का इस्तेमाल जो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल को। क्लियर। सेकंड है हमारा लव एंड लॉयल्टी, प्यार और वफादारी। लड़के और पगली का जो रिश्ता है, यानी जो बॉय है, जो नरेटर है वो और पगली, इनका जो दोनों का रिश्ता है, इनके रिश्ते में मतलब ये कह सकते हो आप सेंट्रल है ये स्टोरी का। बॉय का जो अफेक्शन है पगली के लिए और पगली का जो डिवोशन है अपने बछड़े के लिए, ये यहाँ पर दिखाता है, इस कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता है। लड़का जो है पगली को बहुत चाहता है, अपनी गाय को बहुत चाहता है, उसे सहलाता है, उससे बात करता है, सूबेदार के खतरे से उसको आगाह कराता है। पगली घायल हो जाती है, टूट जाती है, उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, उस मतलब अपना कंसर्न दिखाता है। तो लव लॉयल्टी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। क्रूएलिटी एंड इट कंसिक्वेंसेस, क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता उसके परिणाम। सूबेदार ने जो क्रूरता दिखाई है दूसरों को चोट पहुंचाने की, वो खुद को भी नुकसान देती है। जैसे सूबेदार ने क्रूर हरकतें करी, गुस्से में पगली को भाले से चोट पहुंचाई, पूरी तरह घायल कर दिया। बाद में वो खुद भी बीमार पड़ जाता है, मर जाता है। कुछ लोग जैसे केसर कहते हैं कि बुरे कर्मों की सजा बुरा ही होता है, इसने बुरे कर्म किए तो इसको भूत दिखाई देते हैं। जैसे लड़के ने तो सूबेदार को कोसा था ना कि भगवान हनुमान जो है वो गदा से तुम पे प्रहार करेंगे। चेंज एंड लॉस, बदलाव और नुकसान। पगली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाता है कि किस तरह से एक जंगली गाय, एक मस्तमौला गाय जो है वो कितनी ओबीडियंट और कितनी
समझदार बन गई, डरी डरी रहने लग गई। बॉय की जो होप है, हर रिटर्न टू हर ओल्ड सेल्फ, लड़का ये बार बार सोचता रहता है कि क्या पता ये अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाए, क्योंकि वही मस्तमोला अंदाज जो है गाय का इस बच्चे को पसंद होता है, लेकिन वापस नहीं आ पाती ना। और विलेज लाइफ एंड कम्युनिटी जो है, गांव का जीवन और समुदाय जो है, वो यहाँ पे एक थीम बनता है बहुत अच्छा, क्योंकि कहानी पंजाब के गांव की है। पंजाब का गांव, जहाँ की सारी परंपराएं, दिन के जुड़े हुए सारे काम यहाँ पे बताए गए कि जब कोई मरता है तो पुरुष कैसे जाते हैं, महिलाएं कैसे शोक मनाती हैं, केसर है, गुरुचरण है, मुंशी जी हैं, ये लोग कैसे लोगों की मदद करते हैं। वो दिखाते हैं कि गाँव में सब लोग एक साथ कैसे काम करते हैं। किराने वाला धनिया जो है वो बड़े लोगों की मृत्यु पर अपनी दुकान बंद करता है, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रुतबे को ज़्यादा महत्व देते हैं। लड़के का भाई मुखिया है जो शांति बनाने की कोशिश करता रहता है। बलबीर जो है वो सूबेदार के बारे में गपशप तेजी से फैलाता है, यानी गाँव के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये चीजें जो है ना विलेज लाइफ और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, नॉन के साथ में, जो भी नीडी हैं उनके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर इसे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो नया कोई अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।